नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में फिर से सीटेट 2021 में पूछे गए प्रश्न पत्रों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागॉजी के प्रश्न हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से देखिए। निश्चित रूप से इसी से हर बार वही पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं और आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। वो तो आप लोग कर ही देंगे, इतना ईमानदार हैं, मुझे पता है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, ठीक। और देखिए, एक महत्वपूर्ण कोड लिखा है यहाँ पर श्री कृष्णा क्लासेस की तरफ से। खुद को हमेशा नई चुनौतियाँ देने का प्रत्येक प्रयास करना ही अपने आप को जानने का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बिल्कुल, ये बात बहुत सही लिखी गई है कि अपने आप को हमेशा चुनौतियों से रूबरू कराइए, तो आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। चलिए, प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं और आप लोग लाइक शेयर बिल्कुल करने में कंजूसी मत करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा रहे। चलिए, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। इसमें कह रहा है समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। पहला है, सभी बच्चे के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विभिन्न निर्धारण लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। नहीं भैया, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान गति से नहीं होता, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ये बात गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते हैं। बहुत सही बात, ये बात सही है। अगला है, पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। देखिए, विकास की दिशा एक दिशात्मक होती है, विकास की दिशा सतत होती है। इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है क्योंकि इसका क्रम वाइज निश्चित है कि पहले बाल्यावस्था, पहले रूढ़ावस्था, फिर गर्भावस्था, फिर जन्म होगा, जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये निश्चित है। इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये बात गलत है। पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, गलत है। पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सिर्फ माता पिता के प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। सिर्फ लिखा है जो बात, ये निगेटिव बात लिखी गई है। केवल माता पिता के आनुवंशिक गुणों का नहीं, बल्कि विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है। ये बात गलत है, इसलिए यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एकदम बहुत सही जवाब है इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बहुत सही जवाब लिखा है। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते हैं। अगला देखिए, विकास का ... सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। देखिए, पहला है घुमावदार, स्पाइरल जिसे बोलते हैं, घुमावदार, इंग्लिश में स्पाइरल बोलते हैं। दूसरा है विशिष्टता, यानी स्पेसिफिसिटी, ठीक, स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। अगला है अधोगामी, प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसे बोलते हैं। अगला है शीर्षगामी, सिफेलोकार्डल। देखिए, जो शीर्षगामी होता है यह सिर से पैर की तरफ होता है, और अधोगामी जो होता है मध्य से बाहर की तरफ होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है मध्य से आरंभ होकर सिरों की तरफ, तो यही आपका सही हो जाएगा, अधोगामी वाला। अधोगामी, अगर कहता कि विकास सिरोन्मुखी प्रक्रिया है, शीर्षगामी है, शरीर के सिर से लेकर पैर तक हो रहा है, तो शीर्षगामी हो जाता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए, कल्पनाशीलता वाले, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विकास की किस कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो देखिए,
प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक जो है कल्पनाशीलता वाले खेल को ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष तक का बालक प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था में होती है। उसके बाद अगर बात करें तो यह कल्पनाशीलता वाला जो खेल होता है वो छूटे ही किसी चीज़ को बना लेगा, कह देगा मेरा जहाज़ है, मेरा मैं हाथी पर बैठा हूँ। ठीक है, तो झूठी कपोल कल्पना करके वो चीज़ों को खेलता है, इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? द्वितीयक संस्था की बात की गई है। देखिए, यह क्वेश्चन विवादित रहा है पिछली बार। पहला है परिवार, दूसरा है धार्मिक संस्थाएं, तीसरा है मीडिया, चौथा है विद्यालय। जो आप लोग जानते हैं समाजीकरण की प्राथमिक संस्था जो होती है वो परिवार होती है, लेकिन द्वितीयक में विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्था ये सब है। ऑप्शन इसका देखिए, ऑप्शन जो दिया गया है यह थोड़ा विवादित है, इसलिए कि सभी में ऑप्शन ए सही दे दिया है, जबकि ऑप्शन ए जिसमें नहीं होगा वही उत्तर सही होगा। इसका दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, इसमें दिया नहीं गया है तो इसलिए थोड़ा इसको विवादित में माना गया है, लेकिन आप लोग जानते रहिए इस पर कॉमन मिला था नंबर सबको। इसमें दूसरा, तीसरा सही है। पहला जो प्राथमिक है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है परिवार। चलिए अगला प्रश्न है, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, वह देखती है कि पेंसिल का क्या कह रहा है, पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है, जबकि रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है, तो जीन पियाजे की किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? देखिए, पहला ऑप्शन है क्रमबद्धता, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है सकर्मक अनुमान, चौथा है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। देखिए, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क जो विकास की जो है लास्ट स्टेज में आता है बालक के, तो रुचि पेंसिलें देखती है और निष्कर्ष निकाल लेती है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। इसका मतलब उसका सकर्मक अनुमान जो है, जो ट्रांजिटिव सोच है, वह ज़्यादा प्रभावशाली है। यानी रुचि जो है 7 से 12 की वर्ष की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चीज़ों को देख करके उसमें अंतर करना बालक सीख जाता है। ठीक, मूर्त संक्रियात्मक में है। ठीक, तीसरी स्टेज में है, इसमें सकर्मक अनुमान लगा लेती है चीज़ों को देख करके। ठीक, यही सही हो जाएगा। क्रमबद्धता भी अगर देखा जाए तो क्रमबद्धता सीरियल वाइज जो लगाने की प्रक्रिया है वो पूर्व संक्रियात्मक में आ जाती है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक में आ जाती है। संरक्षण पूर्व संक्रियात्मक में आता है, निगमात्मक तर्क चतुर्थ में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ट्रांजिटिव थॉट जो होता है, सकर्मक अनुमान जो होता है, वही सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से कर पाने की योग्य होता है। क्या कर पाने की योग्य होता है? पहला है परिवर्तन, दूसरा है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, तीसरा है अमूर्त चिंतन, ऑप्शन डी है प्रतिज्ञापित चिंतन। तो मूर्त संक्रियात्मक में जो होता है बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक, इस अवस्था के दौरान बालक एक अकेले विषय के विविध आयामों के बारे में सोचने में समर्थ हो जाता है। ठीक, उल्टी गिनती कर सकता है। इसमें 7 से 11 की अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन कर सकता है।
यानी वह रिवर्सिबल हो सकता है, प्रतिवर्तन की बात की गई है, प्रतिवर्तन कर सकता है। परिकल्पनात्मक आधारित निगमात्मक तर्क, ये तो फोर्थ स्टेज है, मूर्त चिंतन फोर्थ स्टेज है। प्रतिज्ञापित चिंतन ये सब लास्ट स्टेज में है चारों में। तो मूर्त संक्रियात्मक में सिर्फ प्रतिवर्तन सही हो जाएगा इसका जवाब, ठीक। क्योंकि अगर हम कहें कि बताओ बालक, अगर 7 + 4 हो गया, 7 + 4 = 11 हो गया। अगर बालक बता दे रहा है कि 11 को, कि 11 7 और 4 को, अगर रिवर्सिबिलिटी आ गई, बता दे रहा है कि 11 7 और 4 से मिलकर बना है, तो उसके अंदर प्रतिवर्तन का गुण आ गया, अर्थात बालक मूर्त संक्रियात्मक चरण में है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? पहला है पारंपरिक चरण, दूसरा है अपारंपरिक चरण, तीसरा है उत्तर पारंपरिक चरण, दूसरा है पूर्व पारंपरिक चरण। देखिए भैया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिर्फ 3 स्तर दिए हैं। पारंपरिक पहले दिया है उन्होंने पूर्व पारंपरिक चरण, दूसरा है पारंपरिक चरण, तीसरा है उत्तर पारंपरिक चरण। अपारंपरिक चरण जैसा नियम उन्होंने कोई नहीं दिया। पूर्व पारंपरिक में जो होता है वह बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो दंड एवं आज्ञा पालन के द्वारा नियंत्रित होता है। उसमें आत्म केंद्रितता पाई जाती है, अहम केंद्रितता पाई जाती है। और पारंपरिक में क्या होता है, परस्पर एक रूप अभिमुखता होती है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता होती है। उत्तर पारंपरिक में जो सार्वभौमिक नैतिकता पाई जाती है, ठीक। तो अपारंपरिक चरण जैसा उन्होंने कोई नियम शामिल नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका सही जवाब। जो गलत है वही सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही है, ठीक। जो गलत है वही सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? देखिए, कह रहे कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में, प्रश्नों को पढ़िए, एक बार में समझ नहीं आया दोबारा पढ़िए। कक्षा में लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? पहला है, सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करनी चाहिए। बात सही है, करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी कर सकते हैं। अधिगम आकलन के लिए एक मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकते। आवश्यकता के अनुसार पाढ़ का उपयोग, पाढ़ का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग, अस्थायी सहायता, ये कर सकते हैं। लेकिन मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यही गलत है, इसीलिए सही है। प्रयोग से बचना चाहिए कह रहा है, किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यही, क्योंकि मानकीकृत का मतलब आप एक लिमिट करके, आप एक परीक्षा का इस्तेमाल करके बच्चे का आकलन कर रहे हो, इसलिए गलत है। बच्चे का आकलन विविध प्रकार के एक मानक बना करके कभी नहीं उसका आकलन करना है। विविध प्रकार से, कई प्रकार से उसका आकलन किया जा सकता है। जब ऑप्शन में मानकीकृत और सिर्फ केवल ही ऐसे शब्द दिख जाए तो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, अगला है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में से किसे विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? पहला है सहकर्मी सहयोगिता, दूसरा है सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, नहीं, अगर हस्तक्षेप होता तो सही हो जाता, अहस्तक्षेप नहीं, गलत है। रटकर याद करने पर बल, बिल्कुल नहीं, ये जैसे दिख जाए वैसे तुरंत। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, नहीं भैया, संदर्भ रहित पाठ्यक्रम होना चाहिए। सहकर्मी सहयोगिता, यानी आप एक अपने सहयोग जो भी शिक्षार्थी सहपाठी है उसका सहयोगिता की भावना उपलब्ध हो, ठीक। सहकर्मी सहयोगिता, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सहयोगिता नहीं, सहयोगिता होगा वहाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किसी प्रगतिवादी कक्षा में
कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? पहला है, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे। बिल्कुल नहीं, कठोर नियंत्रण नहीं कर सकते। अगला है, अधिगम केवल दिख जाए तुरंत गलत काटिए। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के विविध आ गया, ये बात सही है। अगला है, केवल ड्रिल, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर, ये 3 ऑप्शन देखिए पूरा गलत है। ऑप्शन सी सही है, यही इसका सही जवाब हो जाए। जब केवल दिख जाए, सिर्फ दिख जाए, ठीक, उसके बाद केवल इसमें भी है, देखिए जब भी ऐसे ऑप्शन दिख जाए तुरंत गलत काट दीजिए। इसलिए आपका जो है सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए, अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहें। अगला है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, लेओ गार्शोस्की, लॉरेंस कोल्बर। देखिए, हावर्ड गार्डनर एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि बुद्धि के एक नहीं बल्कि कई प्रकार के, उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियों का जिक्र किया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। किसने? हावर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत उन्होंने बताया कि बहुत सारी प्रकार, वैयक्तिक स्तर पर, अंतर्वैयक्तिक, उसके बाद सांगीतिक, शारीरिक, स्थानिक, तार्किक, भाषाई, प्राकृतिक, इन्होंने लगभग 9 प्रकार की बुद्धियों का जिक्र किया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हावर्ड गार्डनर ने, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हावर्ड गार्डनर ने। तो इन्होंने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, खिलौने के एक रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौने पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह उदाहरण है। देखिए भैया, बहुत अच्छा, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं परीक्षा में आपके। जेंडर रूढ़िवादी प्रश्न, ठीक, जेंडर से संबंधित, लिंग भेदभाव जो होता है, बालक बालिका में भेद करना, उसकी तुलना, बालक की तुलना बालिका से करना कि बालिका सिर्फ घर के काम करेगी, बालक बाहर का काम करेगा, कमाएगा, खाएगा। तो यह ऐसे प्रश्न जब दिख जाए तो समझ लो जेंडर रूढ़िवादी सोच को बढ़ा रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन, देखिए, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो सीधा जवाब हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादी सोच है। कभी भी एक बालक और बालिका में भेद नहीं करना है। कभी भी ये नहीं कहना है कि ये लड़कियों की तरह क्यों रोते हो, लड़कों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसे काम नहीं करना है। ऐसे प्रश्न हमेशा जेंडर रूढ़िवादी होते हैं। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को कहेंगे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को आप पढ़ते पढ़ते ही चकरा जाएगा आपका सर, ठीक, चकरा जाएगा। तो एक बार फिर से पढ़िए, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को कहते हैं योगात्मक, मानक, रचनात्मक मानकीकृत। देखिए, सभी विद्यार्थियों के ड्राफ्ट पर काम करने के लिए दे रहा है, सबके विद्यार्थियों को ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है। यह एक रचनात्मक कार्य करने के लिए कह रहा है, फॉर्मेटिव। एक शिक्षक अगर सभी व्यक्ति को उनके ड्राफ्ट को ध्यान में रख करके उनको सुधार करने के लिए अगर कह रहा है, विभिन्न परीक्षाओं में क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को यदि उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा रहा है, तो वह कितना ज्ञान अर्जित किया है और कौन पिछड़ गया है, इस बात पर ध्यान रख रहा है,
तो यानी शिक्षा में सुधार के लिए यह रचनात्मक कार्य है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, रचनात्मक कार्य। अगला प्रश्न, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को एक बहुभाषीय कक्षा में, ये गलत है, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थी द्वारा बोली पहला है वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। दूसरा है ज़्यादातर विद्यार्थी द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। तीसरा है भाषा की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों के पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। देखिए, निरुत्साहित करना, ये नेगेटिव। अगला है ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही को ही, देखिए ही जोड़ देकर नहीं कोई काम करवाना है। अगला है लक्ष्य भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं की उपेक्षा नहीं करना है। अन्य भाषाओं की किसी भी भाषा की उपेक्षा नहीं, क्योंकि बहुभाषीय माहौल बनाना है। अगला है भाषा की विविधता, देखिए विविधता आ गया, यही सही हो जाएगा। विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों की पसंद को देखकर काम करना है। यही बात आप लोग ध्यान में रखिए। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर निर्देशित केंद्रित करना चाहिए। देखिए केवल, ये ऑप्शन गलत हो गया, पहले ही बता दे रहा हूँ। अगला है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, सही बात है। अधिगमकर्ता में समालोचन चिंतन का विकास करना चाहिए। देखते हैं, अगला है अन्वेषण आधारित खोज आधारित होना चाहिए। अन्वेषण आधारित और खोज आधारित, सही है, ये भी सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन इसका सही है। ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। लेकिन सीटेट में यह क्वेश्चन जो है विवादित रहा है, क्योंकि मैंने तो बी वाला ऑप्शन बनाया है कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, जबकि इस कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखें। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। अपने पसंद से के ही कुछ बच्चों से प्रश्न पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया है कार्य पाठ्यक्रम को पूरा करने के हेतु न्यायोचित है? बिल्कुल नहीं। आप पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आप किसी एक बच्चे पर ध्यान दोगे, गलत बात है। अगला है, यह दर्शाता है कि शिक्षिका अपने कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। बिल्कुल नहीं, अच्छा कौशल ये नहीं है। अगला है, विद्यार्थी को समान अवसर से वंचित करता है। ये बात सही है। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर से वंचित किया जा रहा है अगर एक विद्यार्थी को हमेशा प्रश्न पूछती है। अगला है, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। नहीं होगा सम्मिलन में प्रभावशाली, क्योंकि एक ही बच्चे से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो समान अवसर की उपलब्धता को वंचित करता है। सबको समान लेकर, समावेशी शिक्षा है, सबको समान रूप से देखना है, किसी भी बालक को ज़्यादा और कम ध्यान नहीं देना है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला है, गुणज वैकल्य का मतलब होता है डिस्कैलकुलिया से जूझते हुए छात्र के समावेशन हेतु निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? गुणज वैकल्य का मतलब होता है डिस्कैलकुलिया गणना से संबंधित उसके अंदर विकार है, उसको समावेशन हेतु निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण होगा? कार्य को पूर्ण कराने के लिए सख्त नहीं बनना है, गलत ऑप्शन। दूसरा है, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवानी चाहिए। हाँ, देखते हैं। अगला है, पद्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना है। भैया नहीं, पद्यांश उद्यांश के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि मैथ से संबंधित विचार है और उसमें
पहली बात तो और अतिरिक्त विषय जोड़ दोगे तो एक तो पहले उसको मैथ नहीं आ रही है। अगला है विद्यार्थी के अध्ययन के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत गलत होगा। मैंने बताया अभी आपको, मानकीकृत नहीं, सिर्फ गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसको कैलकुलेटर से संबंधित, कैलकुलेटर गणित परिकलन संबंधित प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना चाहिए, यही ऑप्शन सही है। अगला है एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक है। देखिए बालक जो है दृष्टिबाधित है, यानी आँख से नहीं दिखता उसको, तो उसके लिए कौन सी सामग्री, स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, दृश्यपट पठन सॉफ्टवेयर। अगला है ब्रेल लिपि। देखिए दृष्टिबाधित के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे, जिसकी खोज लुइस ब्रेल ने किया था, और ब्रेल लिपि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा भी जो है ब्रेल लिपि के दृष्टिबाधित बालक को ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। अगला देखें, अगला है कथन ए कह रहा है भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला है प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों को जूझते हुए विद्यार्थी। बिल्कुल सही बात है। विविध आ जाए, अगर लिखित सामग्री और श्रवण पुस्तकें आ जाएं तो ऐसे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो कह रहा है कि ए व बी दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों सही हैं। ठीक। अगला है एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होते हैं। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुद उत्पाद की योग्यता। देखिए अपसारी चिंतन जो होता है यह लीक से हट के काम करने को बल देता है, और अभिसारी चिंतन जो होता है एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। ठीक, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता अभिसारी चिंतन में। जैसे मुक्त जो है खुले अंत बंद अंत वाले प्रश्न जो होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न में आपको ज़्यादा नहीं सोचना, अभिसारी चिंतन में होगा। सृजनात्मक बालक अलग करते हैं, कुछ नया करने की उनमें योग्यता होती है। अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, जो चीज़ नहीं दिखता उसके बारे में सोचते हैं। नवीन आमुद उत्पाद की योग्यता। ये तीनों ऑप्शन सही है, पहला, तीसरा और चौथा, यानी ए सी डी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसका यही सही है, ए सी डी। अभिसारी चिंतन नहीं होगा, ये गलत बात है। अगला है किसी संप्रत्यय को बढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उदाहरण द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारण करने के लिए कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। देखिए उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसके बाद तो पहला ऑप्शन है निगमनात्मक, दूसरा है आगमनात्मक, तीसरा है अनुकरण, चौथा है प्रतिस्पर्धात्मक। तो जब भी उदाहरण से नियम की तरफ जाएगा तो उसमें आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। उदाहरण से नियम जा रहा है, पहले उदाहरण बताया जा रहा है, तो आगमन विधि। अगर नियम से उदाहरण की तरफ जाएं तो निगमनात्मक विधि। तो यहाँ पर पहले उदाहरण दिया जा रहा है, तो ये आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी की सहकारिता हेतु अगला ऑप्शन है स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण नहीं करेंगे। अगला है विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों को बार बार शिकायत करना। बिल्कुल नहीं भैया, अभिभावक के बार बार आप शिकायत करने जाएंगे। मापदंडों का पालन ना करने पर विद्यार्थियों को पीटना। अरे बिल्कुल नहीं भैया, पीटना नहीं है बच्चे को। अगला है मापदंडों के नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थी की सहभागिता। बिल्कुल सही है। अब जब आप मापदंड बना रहे हैं कोई चीज़, तो विद्यार्थियों की सलाह लेकर सहभागिता के साथ आप कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कैसा लग रहा है आपको बताइएगा। अगला प्रश्न है कथन 1 कह रहा है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है। अगला है एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा सही
और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये भी बात सही है। देखिए इसमें कह रहा है केवल पेपर और पेंसिल नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये बात सही है, केवल पेपर पेंसिल द्वारा नहीं किया जा सकता, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ भी केवल का प्रयोग हुआ है लेकिन ये निगेटिव के अर्थ में प्रयोग किया है कि ये बात सही है कि पेपर पेंसिल के द्वारा ही आप किसी भी बालक के सफलता और असफलता का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ये बात सत्य है। तो देखना है कौन ए व बी दोनों सही है, दूसरा है ए और बी दोनों गलत है, केवल ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ए और बी दोनों सही। अगला है वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। पहला है खेल कूद, दूसरा है घर, तीसरा है कक्षा कक्ष और चौथा है इनमें से सभी। तो ऐसे संदर्भ का प्रयोग करना है, चुनाव करना है जिसमें बच्चे का अधिगम हो पाता है, तो खेल कूद के माध्यम से भी, घर में भी और कक्षा कक्ष में भी, इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। पहला है मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। सही है, ये बात सही है। अगला है समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही है। अगला है समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री। बिल्कुल सही है। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। एक जैसी, इसमें देखिए एक ही जैसी ही दिया गया, एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण का, ये बात गलत है। जो गलत है वही सही है। इसमें पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि प्रभाव विकास हेतु तो प्रभावशाली नहीं है कौशलों, तो नहीं है, इसका मतलब यही गलत है और डी ऑप्शन सही है। जो गलत है वही सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण नहीं। पहला ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। अभिलक्षण है भाई, पूछ रहा है, नहीं है तो नहीं भाई, निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय होते हैं। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करनी, यंत्रवत याद करना गलत बात है। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं भैया, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है कक्षा कक्ष में बच्चों को पिछले अनुभवों का उपयोग करके नए, हाँ भैया, पूर्व ज्ञान से जोड़कर नया ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोध है। पहला है त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है, सही बात है। अगला है अधिगम कर्ताओं के लिए त्रुटियां करना लज्जाजनक कार्य है। गलत बात है, लज्जाजनक नहीं है, त्रुटियों के द्वारा बालक सीखता है। अगला है त्रुटियां अधिगमकर्ताओं को संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता है। सही है। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका देना। बिल्कुल, डांट के भय के बिना त्रुटियां करने का मौका देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि लज्जाजनक कार्य है, यही गलत है। ठीक, लज्जाजनक कार्य नहीं है, त्रुटियां करना लज्जाजनक कार्य नहीं है, यही ऑप्शन सही है आपका बी वाला। ठीक, चलिए अगला है भैया, आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो भी जुड़े हैं नए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। पहला है अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। बाह्य प्रेरणा का विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। अगला है नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। अगला है सितारा अपने संतोष के लिए बड़ों की नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। अगला है अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलापों का नियमित रूप से अभ्यास करता है। देखिए, बाह्य प्रेरणा की बात करें, जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक होगा तो स्वयं से वह कार्य करेगा। ठीक,
अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों का सहायता लेता है। ये बात सही है। और नगद इनाम पाने के लिए, यानी बाहरी रूप से प्रेरणा दी जा रही है, बाहर से नगद इनाम पाने के लिए वो काम कर रहा है, ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। यही ऑप्शन सही है। जब बालक बिना किसी इनाम के, बिना किसी जो है रिजल्ट के चिंता किए हुए स्वयं से प्रेरित होकर काम करेंगे तो उसको आंतरिक रूप से प्रेरणा बोला जाएगा। जब पुरस्कार पाने के लिए, ग्रेड पाने के लिए, अंक पाने के लिए और कक्षा में सम्मानित किए जाने के लिए कार्य करेगा तो बाह्य रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से सेल्फ मोटिवेट नहीं है। तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण होगा नगद इनाम पाने हेतु। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंधों को स्पष्ट करता है? पहला है प्रतियोगिता और संज्ञान, दूसरा है संज्ञान और संवेग, तीसरा आनुवंशिकता का निष्पादन और चौथा आनुवंशिकता और वातावरण। देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यार्थियों में जो नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, यह संज्ञान और संवेग के संबंध को स्पष्ट करता है। संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारण, तर्कड़ा जैसी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक, इसमें बहुत सारी चिंताएं, दुविधाएं शामिल होती हैं। नकारात्मकता तभी आती है बालक के अंतर्गत जब बालक के अंदर संवेग उत्पन्न होता है, जब जो है ऐसी आत्मनिष्ठ भावना की अवस्था होती है जिसमें कुछ शारीरिक और ख़ास व्यवहार होते हैं, जैसे गुस्सा करना। ठीक, शारीरिक रूप से जब आदमी गुस्सा करता है या हंसता है, रोता है तो संवेग है। ठीक, तो यही आपका ऑप्शन सही है, बी वाला, संवेग और संज्ञान। नकारात्मकता तभी आएगी जब आपके अंदर संवेग उत्पन्न होंगे। अगला है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यता हो। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यता हो शिक्षक निर्देशित, सहपाठी द्वारा निर्देशित, पाठ्य पुस्तक निर्देशित, स्वनिर्देशित। तो देखिए, शिक्षक निर्देशित अधिगम प्रभावशाली नहीं होगा कि आप जब तक शिक्षक बोलेगा तभी तक आप पढ़ लेंगे। सहपाठी द्वारा नहीं, पाठ्य पुस्तक द्वारा नहीं, जब तक आप सेल्फ रूप से मोटिवेट नहीं होंगे, सेल्फ अगर आप जिस दिन खुद से नहीं उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप जान लीजिए अधिगम के रूप से सार्थक अधिगम करना प्रारंभ कर दिए हैं। आपको रिजल्ट तुरंत परिणाम मिल जाएगा अगर आप खुद से स्वनिर्देशित रूप से कार्य करना शुरू कर दिए, तो यही हो जाएगा स्वनिर्देशित। बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर और भी बनाना है कि नहीं बनाना है इसको भी बताइए। कैसी लग रही है वीडियो, ज़रा फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ज़रा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइए। आप लोग शेयर करिए। ठीक, चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।